नमस्कार दोस्तों, न्यूज बुक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इस समय जो घटनाक्रम चल रहा है वह घटनाक्रम बहुत ही बड़ा घटनाक्रम चल रहा है। अरविंद केजरीवाल वर्सेस राघव चड्ढा। जी हाँ दोस्तों, राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल में एक तरह से देखा जाए तो ठन गई है। नमस्कार, मैं गगनदीप सिंह आप लोग के बीच में एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ आप लोग के सामने। आप लोग को मैं आज बताना चाहूँगा कि राघव चड्ढा वर्सेस अरविंद केजरीवाल में इस समय बहुत ही ठनाठनी मच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यह जो राजनीतिक इसमें हलचल चल रही है इन दोनों लोग के बीच में, यह पूरे देश का, पूरे भारत देश के लोगों का एक केंद्र बन चुका है। केंद्र बिंदु कहे तो गलत नहीं है। तो चलिए पहले 5 पॉइंट में समझते हैं राघव चड्ढा की बातें, उसके बाद बात करेंगे आम आदमी पार्टी के जो सभी लीडर हैं उनके बारे में जो सभी सर्वे सर्वा हैं। तो पहला पॉइंट है राघव चड्ढा जी का कि जो वह समोसे पे आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों ने जाना होगा कि जो हवाई मार्ग था, जो हम लोग के बड़े बड़े एयरपोर्ट थे, वहाँ पर समोसों का दाम 100 रुपया से लेकर 150 रुपये 250 रुपये तक था। और एक चाय की कीमत 10 रुपये की चाय की कीमत लगभग में 100 से 150 रुपया एक जो कप होता है उसकी चाय की कीमत थी। सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। बताइए सर, एक आम आदमी एयरपोर्ट पर अपने जहाज का इंतजार करते हुए क्या एक चाय नहीं पी सकता? लेकिन राघव चड्ढा ने उसको जो चाय की कीमत थी उसको 100 रुपये के बजाय 10 रुपये करवाने का काम किया और लोकसभा में इसका पुरजोर विरोध करके 10 रुपये की चाय उन्होंने 100 रुपये की चाय को 10 रुपये चाय करवा दी। और वहीं समोसा 200 से 250 जो मिलता था, उसी समोसे को राघव चड्ढा ने 10 रुपये 5 रुपये 20 रुपये तक करवाने में कामयाब हो गए। 10 रुपये का चाय। दूसरा पॉइंट होता है ब्लिंकेट की आवाज़ उठाना। जी हाँ दोस्तों, जो ब्लिंकेट होते हैं शायद उनको कोई देख नहीं पाता है और कोई उनको समझ नहीं पाता है, लेकिन राघव चड्ढा जी ने उनको समझा ही नहीं बल्कि उनको परखा। जो ब्लिंकेट वाले होते हैं, ब्लिंकेट वालों के साथ रात में राघव चड्ढा ने डिलीवरी बॉय बनकर उनके साथ घूमने का काम किया और उनका जो दिनचर्या था उसको जीने का और उसका जीने का काम राघव चड्ढा ने किया। तब जाके यह हुआ कि जो ब्लिंकेट वाले जो 12 से 14 घंटा ड्यूटी करते थे, उनकी आज ड्यूटी 7 से 8 घंटा ही रह गई और वो अभी अपने परिवार में एक तरह से खुश हैं और राघव चड्ढा की इस फैसले से खुश हैं। तो क्या उम्मीदें थी? उम्मीदें तो बहुत थी। पहले लोग बताते थे ना कि 40,000 सैलरी होती है, 50,000 कमाते हैं। बाद में पता चला जितनी मेहनत उसके भी आधा पैसा। रोज कितने बजे आते हो ड्यूटी पे? सुबह 7 बजे। 7 बजे से शुरू कर देते हो? हाँ, रात को 11 बजे तक। अरे बाप रे, मतलब 15-16 घंटे रोज ऑर्डर। सर, तीसरी बात, राघव चड्ढा जी ने एक तरह से अगर देखा जाए तो जो आउटगोइंग और इनकमिंग जो सुविधा थी मोबाइल रिचार्ज का, वह सबसे बड़ा मुद्दा और मिडिल क्लास और गरीबों के लिए बना हुआ था, जिसकी आवाज़ राघव चड्ढा जी ने उठाई। पूरे भारत में मात्र ये एक ऐसे सांसद थे जिन्होंने आउटगोइंग और इनकमिंग पर बात की और उस पर भी सरकार विचार कर रही है। आने वाले समय में आउटगोइंग और इनकमिंग पर भी बातें होंगी और हो सके तो इसको जल्द से जल्द ख़त्म करने का प्रस्ताव भी राघव चड्ढा ने रखा था, जिसको सरकार मंजूर करने वाली है। यह सूत्रों के हवाले से खबर है। मैं बोल रहा हूँ, डेटा बताता है कि भारत में 125 करोड़ मोबाइल फोन यूजर हैं, जिसमें से 90% प्रीपेड प्लान के यूजर हैं। सर, आज मैं प्रीपेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से 2 समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर, जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है, मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा, तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग
कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। सर, हमारा मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। एसेंशियल कम्युनिकेशन जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल, माँ बाप। पांचवा पॉइंट और आखिरी पॉइंट राघव चड्ढा जी का समझिए आप, कि राघव चड्ढा जी ने जो यूट्यूबर थे, जो क्रिएटर थे, जैसे हम लोग जैसे छोटे क्रिएटर, यूट्यूब के क्रिएटर, उनके लिए भी आवाज़ उठाई कि जो उनके जो चैनल पे स्ट्राइक मारी जाती है, वह क्यों मारी जाती है और ये ऐसा कब तक चलेगा। यह भी राघव चड्ढा जी ने आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद क्रिएटरों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था और होने वाला है भी। लेकिन क्या करे, जो ये यूट्यूब है ये यूएसए का, इसीलिए पूरी तरह से इस पे भारत सरकार सब कुछ नहीं नियंत्रण कर सकती, लेकिन तब भी कम से कम 50% सरकार कोशिश कर रही है कि यूट्यूब क्रिएटरों पर स्ट्राइक न दी जाए। इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। सर, आई डिमांड इन दिस ऑगस्ट हाउस टू मेक पैटर्निटी लीव अ लीगल राइट इन इंडिया। सर, थर्ड मेरा प्रपोजल है, नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट। यह 5 पॉइंट में आप लोगों ने समझा होगा, यह राघव चड्ढा जी की बातें थी। अब चलिए, अब 5 पॉइंट में समझते हैं जो आम आदमी पार्टी है, पूरी आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा जी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। अगर देखा जाए तो हाथ धो के पड़ गई। तो चलिए पहले पॉइंट में बताते हैं, आतिशी मारलोनी। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, दिल्ली की पूर्व चीफ मिनिस्टर और दिल्ली की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री जो आतिशी मारलोनी थी। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि जो राघव चड्ढा हैं, उन्होंने जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी, जो बड़े बड़े जो यहाँ पर दिक्कतें थी, उनको यह नहीं उठाए और न तो उसका कुछ भी मोदी सरकार के खिलाफ यह बोले। पहला पॉइंट उनका था। दूसरा पॉइंट आतिशी मारलोनी जी का यह भी था कि जो गैस सिलेंडर इतना महंगा हो रहा, लेकिन राघव चड्ढा ने एक बार भी अपनी जुबान से नाम तक नहीं लिया गैस सिलेंडर का। तीसरी बात उनकी थी कि जो मोदी जी हैं, मोदी जी के बारे में राघव चड्ढा जी क्यों नहीं बोलते हैं। चौथी बात उनकी थी कि जो राघव चड्ढा है जो पंजाब की दिक्कतें हैं, पंजाब की दिक्कतों पर क्यों नहीं बोलते हैं। पांचवा पॉइंट उनका और आखिरी पॉइंट यह था कि राघव चड्ढा इतना ओट कटा, इतना देखा जाए तो बड़े जो ओट कटिंग हुए, उसमें जो बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी है, बिहार में एक तरफा जीत कर लेती है। अगर देखें तो दिल्ली में भी यह सुपड़ा साफ कर देती है आम आदमी पार्टी का, लेकिन इस पर राघव चड्ढा जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। आज मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हम दूसरे पॉइंट में आते हैं, नाम आता है संजय सिंह, जो कद्दावर नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और जो यह राघव चड्ढा उनके बहुत ही गहरे मित्र माने जाते थे। वह भी बोलते हुए नजर आते हैं कि जो राघव चड्ढा हैं वह अपने जो मूल सिद्धांत हैं उससे वो भटक चुके हैं और अब वह आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अब धीरे धीरे अंदर खाने से काम कर रहे हैं। और संजय सिंह यहीं पर नहीं रुकते। संजय सिंह यह भी बोलते हुए नजर आते हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं उनके पर एक बार भी राघव चड्ढा की टिप्पणी नहीं होती है, बस वह बात करते हैं तो समोसे और चाय पर। क्या यही दिक्कतें हैं भारत देश की क्या यही दिक्कतें हैं? क्या युवाओं की यही दिक्कतें हैं? यह संजय सिंह राघव चड्ढा जी को सुना जाता है। बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों एक तरह से देखा जाए तो कड़ी माने जाते हैं। आम आदमी पार्टी के लिहाज से देखा जाए, दिल्ली की जो
पूरी विधानसभा सीट है और आम आदमी पार्टी के बहुत ही बड़े लीडर हैं सौरभ भारद्वाज। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं वह दिल्ली के, और वह भी यहाँ पर नहीं रुकते हैं। वह भी साफ साफ शब्दों में राघव चड्ढा जी को सुना डालते हैं कि राघव चड्ढा कहाँ थे, बस वह चाय और समोसे पर बात करेंगे और किसी चीज़ पर वह बात नहीं करेंगे। चाय और समोसे से बढ़कर राघव चड्ढा जी के लिए और कुछ चीज़ नहीं है। क्या मोदी जी के खिलाफ एक बार भी वो आवाज़ उठाए? क्यों नहीं उठाए? इसलिए नहीं उठाए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उनको जेल में डाल देने के था, और नरेंद्र मोदी जी उनको कुछ दिन बाद हाथ खींचकर उनको जेल में डाल देते हैं। इसीलिए राघव चड्ढा ने कभी भी नरेंद्र मोदी के पीछे बोलने और नरेंद्र मोदी को कभी भी बोलने का और कोसने का काम नहीं किया, और सिलेंडर पर भी एक बार भी राघव चड्ढा नहीं बोले। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा, हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। FIR दर्ज कराई जा रही है, मुकदमे किए जा रहे हैं। सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट PR अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। पूरे देश में हमने देखा, हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं, और नकली और झूठे वोट बना के सरकार पूरी बेईमानी के साथ सिस्टम पे कब्जा। यह थे अतिशी, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज की बात। चौथा पॉइंट में आपको हम ले चलते हैं, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और जो यह राघव चड्ढा हैं। राघव चड्ढा के बहुत ही गहरे मित्र, पंजाब जब चुनाव नहीं हुआ था, पंजाब विधानसभा चुनाव, तब से राघव चड्ढा के बहुत बेहतरीन मित्र थे। और जैसे ही वह मुख्यमंत्री बने और राघव चड्ढा का भी नाम लिया जाने लगा कि राघव चड्ढा की तरफ से ही, और राघव चड्ढा इतना कन्विंसिंग किए और इतना बढ़िया रोड मैप तैयार किया कि वहाँ पे मुख्यमंत्री भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाने में वहाँ पे आम आदमी पार्टी कामयाब हो पाई। यह का नाम था भगवंत मान जी का, और भगवंत मान जी पहले यह सब बातें कहते थे, लेकिन अब भगवंत मान जी एकदम उल्टा चल रहे हैं। वह भी राघव चड्ढा को कोसते कोसते नजर आ रहे हैं, और कोसने में उन्होंने भी कोई भी कोर कसर अभी तक राघव चड्ढा को नहीं छोड़ी। सवाल पे आपसे पूछना चाह रहे हैं, उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि मैंने गलत ही क्या किया है, मैं तो लोगों के ही मुद्दे उठा रहा था, क्योंकि वो राज्यसभा MP पंजाब से हैं। ये कोई पार्टी वालों लाइन है कि आज ये मुद्दा जिहड़ा है ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੀਗਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਲਤ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ जाली वोटां। भगवंत मान ने भी साफ साफ शब्दों में बोल दिया है कि राघव चड्ढा जो भी कर रहे हैं वह बीजेपी के इशारों पर कर रहे हैं। अभी भी उनके पास टाइम है, अभी भी वो अपने में बदलाव ला सकते हैं, अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। तो यह थे 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट, चलिए आपको हम बताते हैं राघव चड्ढा जी की कुछ बातें जो राघव चड्ढा जी ने अपने सफाई में रखी हैं। जितने भी लीडर थे आम आदमी पार्टी के, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े जो कार्यकारी, जो अध्यक्ष थे, जो लीडर थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री थी, उन्होंने साफ साफ शब्दों में बोला था राघव चड्ढा जी पर, लेकिन राघव चड्ढा जी इसका पूरा तरह से जवाब देते हैं। तो आइए सुनते हैं राघव चड्ढा जी का जवाब, उसके बाद आपको हम बताते हैं। नमस्कार साथियों, कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि कहीं एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो कुछ लोग मान ना लें, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहूंगा। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। यह सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए। दूध का दूध,
और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दी। फाइनली आप लोग ने सुना होगा राघव चड्ढा जी क्या बोल रहे हैं। तो राघव चड्ढा जी का था यह जवाब। मैं आपको बता दूं कि अभी भी इस पर अरविंद केजरीवाल जी की चुप्पी है, मनीष सिसोदिया जी की चुप्पी है, अरविंद केजरीवाल की जो वाइफ है उनकी भी चुप्पी है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आने वाले समय में क्या राघव चड्ढा पर जो अरविंद केजरीवाल हैं वो खुलकर बैटिंग करते हैं? क्या जो मनीष सिसोदिया हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हैं जो दिल्ली के, क्या वो अभी कुछ बोलते हैं राघव चड्ढा जी पर? यह तो देखने वाली बात होगी और यह समझने वाली बात होगी। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का जवाब जरूर देते हुए जाइएगा कि क्या राघव चड्ढा को भारतीय जनता पार्टी में आ जाना चाहिए? क्या राघव चड्ढा कांग्रेस में जाने वाले हैं? क्या राघव चड्ढा अपनी नई पार्टी बनाने वाले हैं? इन 3 प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए दोस्तों। नमस्कार।